मुंबई के पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया विला की 7वीं मंजिल से शहर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। लेकिन विक्रमादित्य सिंघानिया के लिए यह महज कांच और कंक्रीट का एक जंगल था। आज की रात अरब सागर से उठने वाली नम हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो किसी पुरानी याद को दस्तक दे रही हों। 45 वर्षीय विक्रम अपने आलीशान बेडरूम में अकेले खड़े थे। हाथ में स्कॉच का गिलास था, लेकिन होठों तक जाने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे की हर चीज बेशकीमती थी। इटालियन मार्बल का फर्श, विंटेज झूमर और रेशमी पर्दे, मगर उस सन्नाटे की कीमत कोई नहीं लगा सकता था जो पिछले 4 सालों से इस घर में पसरा हुआ था। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात के गवाह थे कि नींद ने बहुत पहले ही उनसे नाता तोड़ लिया है, और दौलत उस नींद को खरीद पाने में पूरी तरह असमर्थ थी। आज की तारीख विक्रम के जीवन का सबसे भारी दिन था। वह दिन जब ठीक 4 साल पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के दौरान उनकी नन्ही आराध्या का हाथ उनकी उंगलियों से फिसल गया था। वह भीड़, वह शोर और ढोल ताशों की गूंज आज भी उनके कानों में किसी डरावनी फिल्म की तरह गूंजती थी। उन्होंने अपनी बेटी को कंधों पर बैठाया हुआ था, लेकिन एक पल के लिए फोन पर आए एक बिजनेस कॉल ने उनका ध्यान भटकाया, और उसी एक पल ने उनकी पूरी दुनिया को राख कर दिया था। उस दिन के बाद से विक्रम ने अपने व्यापार को इतना बढ़ाया कि वे मुंबई के रियल एस्टेट किंग बन गए। शायद इसलिए ताकि काम के बोझ तले वह अपनी अंतरात्मा की उस आवाज को दबा सके जो उन्हें हर पल गुनहगार कहकर पुकारती थी। लेकिन कर्म का सिद्धांत बहुत क्रूर होता है। यह आपको भागने का मौका देता है, पर छिपने का नहीं। और विक्रम यह बात हर सांस के साथ महसूस करते थे। विला के पूर्वी हिस्से में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, और आज विक्रम के कदम अनजाने में उसी ओर बढ़ गए। नौकरों को सख्त हिदायत थी कि उस कमरे की एक भी चीज को इधर उधर न किया जाए, केवल धूल साफ करने की अनुमति थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ठंडी पीतल की मूठ घुमाई, दरवाजे ने एक हल्की चरमराहट के साथ स्वागत किया, मानो वह भी अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहा हो। कमरे के अंदर कदम रखते ही लेवेंडर और बेबी पाउडर की एक बहुत ही हल्की, लगभग मिट चुकी खुशबू ने उनका स्वागत किया। यह आराध्या का कमरा था, जहां समय 4 साल पहले ही ठिठक कर रुक गया था। फर्श पर अब भी वही बड़ी सी गुड़िया पड़ी थी जिसे वह पिंकी कहती थी, और बिस्तर पर सिंड्रेला की कहानी वाली खुली किताब आज भी अधूरी कहानी सुनाने को बेताब थी। विक्रम घुटनों के बल उस छोटे से बिस्तर के पास बैठ गए और कांपते हाथों से उस रजाई को छूकर देखा जिसे कभी उनकी बेटी ओढ़ा करती थी। उनकी उंगलियां उस कपड़े के रेशों में अपनी बेटी की गर्माहट खोजने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। दीवार पर लगी तस्वीरों में आराध्या की खिलखिलाती हुई हंसी कैद थी, जो अब इस वीरान महल में एक क्रूर मजाक जैसी लगती थी। एक तस्वीर में वह विक्रम की गोद में थी, दोनों के चेहरों पर केक लगा हुआ था। उस तस्वीर को देखकर विक्रम के सीने में इतना तेज दर्द उठा कि उन्हें लगा शायद दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन यह तो वह पुराना दर्द था जो हर साल इस दिन नासूर बनकर उभर आता था। वह चीखना चाहते थे, रोना चाहते थे, लेकिन आंसू जैसे उनकी आंखों के रेगिस्तान में कहीं सूख चुके थे। अमीर होने की सबसे बड़ी सजा यही थी कि आप अपना दुख भी खुलकर नहीं मना सकते। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही विक्रम तैयार हो चुके थे, क्योंकि आज उन्हें सिद्धिविनायक मंदिर जाना था। एक ऐसी रस्म जो उन्होंने पिछले 4 सालों से नहीं तोड़ी थी। उन्होंने अपना सबसे सादा सफेद कुर्ता पायजामा पहना, जो उनकी शोहरत के बिल्कुल विपरीत था। उनका ड्राइवर, पुराना और वफादार काका, नीचे रोल्स रॉयस के पास खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। काका जानते थे कि आज साहब से कोई बात नहीं करनी है। आज का दिन मौन रहने का है। गाड़ी जब बंगले के बड़े लोहे के गेट से बाहर निकली तो मुंबई की सड़कें अभी जाग ही रही थीं। सड़क किनारे सोए हुए बेघर लोगों को देखकर विक्रम ने अपनी नजरें फेर लीं। गरीबों की यह लाचारी उन्हें अपनी लाचारी की याद दिलाती थी। उनके पास दुनिया की हर सुविधा थी,
फिर भी वह उन सड़क पर सोने वालों से ज्यादा गरीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और विक्रम अपना सब कुछ खो चुके थे। गाड़ी शहर के बीचों बीच से गुजर रही थी, जहां गगनचुंबी इमारतें और झुग्गी झोपड़ियां एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं, जैसे अमीरी और गरीबी का कोई भद्दा मजाक हो। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते ही कुछ भिखारी गाड़ी के काले शीशों को खटखटाने लगे, लेकिन विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपनी ही दुनिया में कैद थे, जहां केवल पश्चाताप और यादें थीं। उन्हें याद आया कि कैसे आराध्या जिद करती थी कि उसे सड़क किनारे मिलने वाले गुब्बारे चाहिए, और विक्रम हमेशा उसे यह कहकर मना कर देते थे कि वे गंदे होते हैं। आज वह अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार थे, बस एक बार आराध्या फिर से उसी जिद के साथ उनके सामने खड़ी हो जाए। यह विडंबना ही थी कि जिस पिता ने अपनी बेटी को धूल मिट से बचाकर रखा था, आज उसे पता भी नहीं था कि उसकी राजकुमारी किस हाल में होगी। क्या उसने खाना खाया होगा, या वह भी किसी सिग्नल पर खड़ी होगी। सिद्धिविनायक मंदिर के वीआईपी गेट पर पहुंचते ही मंदिर ट्रस्ट के लोग उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सिंघानिया साहब आए हैं कि फुसफुसाहट चारों ओर फैल गई। विक्रम को यह विशेष व्यवहार जहर जैसा लगता था। भगवान के दरबार में भी अगर पैसा आपको लाइन से आगे खड़ा कर सकता है, तो फिर न्याय कहां है। वह भीड़ को चीरते हुए नहीं, बल्कि सुरक्षा घेरे में अंदर ले जाए गए, जबकि आम भक्त घंटों से धूप में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। विक्रम की नजरें झुकी हुई थीं। वह किसी से आंख नहीं मिलाना चाहते थे। गर्भगृह के सामने पहुंचकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। मंत्रों का उच्चारण और घंटियों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। उन्होंने धन, यश या स्वास्थ्य नहीं मांगा। उनकी प्रार्थना में सिर्फ एक ही याचना थी, एक संकेत, एक उम्मीद, या फिर मुक्ति। पूजा की थाली में फूल चढ़ाते हुए विक्रम का हाथ अनजाने में काम गया। पुजारी ने उन्हें प्रसाद और एक लाल धागा दिया, जिसे कलाई पर बांधते हुए उन्होंने कहा, विश्वास रखिए साहब, बप्पा सबकी सुनते हैं। विक्रम ने कड़वाहट से सोचा कि बप्पा ने 4 साल पहले उनकी चीखें क्यों नहीं सुनी। फिर भी एक डूबते हुए इंसान की तरह उन्होंने उस धागे को अपनी कलाई पर कसकर बांध लिया। मंदिर से बाहर आते समय उनका मन पहले से भी ज्यादा भारी हो गया था। धूप अब तेज हो चुकी थी और शहर का शोर अपने चरम पर था। सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें अचानक लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। एक अजीब सी सिहरन उनकी रीढ़ में दौड़ गई। यह केवल वहम था या नियति का कोई इशारा, यह वह समझ नहीं पाए, लेकिन उनके कदम अपने आप तेज हो गए। गाड़ी में वापस बैठकर उन्होंने एसी की ठंडक को महसूस किया, जो बाहर की उमस से बिल्कुल अलग थी। रोल्स रॉयस ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी और जुहू तारा रोड की तरफ बढ़ चली। विक्रम ने अपना सिर सीट के पीछे टिका दिया और मोबाइल पर अपनी सेक्रेटरी के संदेश देखने लगे, जो लगातार मीटिंग्स के बारे में याद दिला रही थी। जीवन चल रहा था, जो एक्स मशीन की तरह, भावनाहीन और उद्देश्यहीन। तभी अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और विक्रम का फोन हाथ से छूट गया। सामने एक लंबा ट्रैफिक जाम था। शायद कोई रैली निकल रही थी या कोई दुर्घटना हुई थी। गाड़ियों के हॉर्न का शोर बहरा कर देने वाला था। विक्रम ने झुंझलाकर खिड़की से बाहर देखा, और यही वह पल था जब उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। हालांकि उन्हें अभी इसका अंदाजा नहीं था। जुहू तारा रोड का ट्रैफिक जाम मुंबई की पहचान बन चुका था, जहां समय और धैर्य दोनों की कड़ी परीक्षा होती थी। विक्रम की रोल्स रॉयस कारों, ऑटो रिक्शा और बसों के एक अंतहीन समुद्र के बीच फंसी हुई थी। बाहर का शोरगुल, लगातार बजते हॉर्न, फेरी वालों की चिल्लाहट और इंजनों की गड़गड़ाहट गाड़ी के साउंड प्रूफ शीशों के कारण एक दबी हुई गूंज जैसा लग रहा था। विक्रम ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। उसे एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के लिए पहुंचना था, लेकिन आज उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। एसी की कृत्रिम ठंडक के बावजूद उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी,
जैसे कि नियति उसे किसी विशेष दिशा में धकेलने की कोशिश कर रही हो। उसने हताशा में खिड़की से बाहर देखा, जहां धूप से झुलसी सड़क पर जीवन अपनी पूरी क्रूरता के साथ रेंग रहा था। सिग्नल पर गाड़ियों के रुकते ही भिखारी बच्चों की एक फौज ने वाहनों पर धावा बोल दिया। कुछ बच्चे मैले कुचैले कपड़ों में थे, कुछ के शरीर पर कपड़ा नाममात्र का था। वे लग्जरी कारों की खिड़कियों को खटखटा रहे थे, अपनी छोटी हथेलियों को फैलाकर कुछ सिक्कों की भीख मांग रहे थे। विक्रम आम तौर पर ऐसे दृश्यों से नजरें फेर लेते थे, क्योंकि यह शहर की एक कड़वी सच्चाई थी जिसे बदलना एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज, शायद मंदिर से लौटने के कारण, उसका दिल कुछ पसीज गया था। वह अपनी जेब से कुछ नोट निकालने ही वाला था कि तभी उसकी नजर डिवाइडर के पास खड़ी एक लड़की पर जाकर टिक गई। वह दूसरों की तरह भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारों का एक गुच्छा था जो हवा में लहरा रहा था। वह बच्ची बमुश्किल 9 या 10 साल की रही होगी। उसका शरीर कुपोषण के कारण बेहद कमजोर और रंग धूप से काला पड़ चुका था। उसके बाल धूल से स्ने हुए और उलझे हुए थे, मानो महीनों से तेल या कंघी का स्पर्श न मिला हो। उसने एक फटी हुई फ्रॉक पहन रखी थी जो शायद किसी अमीर घर से उतरे हुए कपड़ों के ढेर से मिली होगी। लेकिन जिस चीज ने विक्रम का ध्यान खींचा वह थी उसकी आंखों की चमक और उसके खड़े होने का तरीका। भीड़ और शोर के बीच भी वह अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न थी। उसके पैरों के पास एक मरियल सा कुत्ता लेटा हुआ था और वह अपने हिस्से का बिस्किट तोड़कर उसे खिला रही थी, खुद भूखी रहने की परवाह किए बिना। अचानक एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए उसे लात मारने की कोशिश की। कुत्ता डरकर पीछे हटा, लेकिन वह नन्ही बच्ची बिजली की तेजी से सामने आ गई और अपनी बाहें फैलाकर कुत्ते को ढाल की तरह कवर कर लिया। बाइक वाला गालियां बकता हुआ निकल गया, लेकिन बच्ची ने पलटकर उसे घूर कर देखा। उस पल विक्रम के दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। वह तेवर, वह निडरता और कमजोर होते हुए भी किसी और की रक्षा करने का वह जज्बा, यह सब उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि कैसे उसकी पत्नी सुनीता भी हमेशा सड़क के जानवरों के लिए इसी तरह लड़ पड़ती थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह अनजाने में खिड़की के कांच के और करीब झुक गया। तभी उस बच्ची ने अपना चेहरा सड़क की तरफ मोड़ा, शायद ग्राहक की तलाश में। धूप उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी, जिससे उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से चमक उठीं। उसकी बड़ी बड़ी बादामी आंखें, उसकी नाक की बनावट और उसके होंठों का वह हल्का सा घुमाव विक्रम को लगा जैसे समय का पहिया पीछे घूम गया हो। वह सुनीता की कार्बन कॉपी लग रही थी। या शायद विक्रम के दिमाग ने उस विचार को पूरी तरह से बनाने से पहले ही खारिज कर दिया, क्योंकि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है। लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। क्या यह वही चेहरा नहीं था जिसे वह हर रात अपने सपनों में और हर दिन अपनी यादों में खोजता था? क्या यह संभव था कि 4 साल बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना का इतना प्रत्यक्ष उत्तर दिया हो? अचानक उनकी आंखें मिल गईं। काले शीशे के पार विक्रम उस बच्ची को देख रहा था, और बच्ची शायद अपने प्रतिबिंब को या अंदर बैठे अदृश्य अमीर आदमी को। उस एक पल के संपर्क ने विक्रम की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उस बच्ची की आंखों में जो उदासी और गहराई थी, वह किसी अजनबी की नहीं हो सकती थी। विक्रम को एक विचित्र सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उस बच्ची की ओर खींच रही हो। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। तर्क कह रहा था कि यह संयोग है, लेकिन पिता का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यह उसका खून है। उसने अपनी मुट्ठी भींजी, इतनी जोर से कि नाखून हथेली में चुभ गए, ताकि उसे यकीन हो सके कि वह सपना नहीं देख रहा है। सिग्नल हरा हो गया और गाड़ियां आगे बढ़ने लगीं। ड्राइवर ने धीरे से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन विक्रम ने पागलों की तरह चिल्लाया, गाड़ी रोको, अभी रोको। ड्राइवर काका घबरा गए और उन्होंने बीच सड़क पर ब्रेक लगा दिया।
जिससे पीछे आ रही गाड़ियों के टायरों की चरमराहट गूंज उठी। बिना एक पल गंवाए विक्रम ने दरवाजे का लॉक खोला और बाहर निकल आए। पीछे से आने वाली गाड़ियों के हॉर्न का शोर बहरा कर देने वाला था। लोग गालियां दे रहे थे, लेकिन विक्रम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनका पूरा ध्यान केवल उस डिवाइडर पर था जहां वह गुब्बारे वाली लड़की खड़ी थी। सूट बूट में एक अमीर आदमी को इस तरह बीच सड़क पर भागते देख आसपास के लोग हैरान रह गए। विक्रम ने डिवाइडर की तरफ दौड़ लगाई, अपने महंगे जूतों को कीचड़ और गंदगी से बचाने की परवाह किए बिना। रुको बेटा, रुको, उसने आवाज दी। उसका गला भावनाओं से रुंधा हुआ था। वह बच्ची, जिसने अभी तक केवल पुलिस वालों या गुंडों को ही अपनी तरफ इस तरह भागते देखा था, बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि शायद गाड़ी रोकने की वजह से वह साहब उसे मारने आ रहे हैं या पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके चेहरे पर दहशत फैल गई और उसने अपने गुब्बारों को कसकर पकड़ा। उसने एक कदम पीछे लिया और फिर तेजी से मुड़कर सड़क के उस पार झुग्गियों की ओर जाने वाली संकरी गली की तरफ भागने लगी। नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ट्रैफिक के शोर में दब गई। उसने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची हिरनी की तरह कुलांचे भरती हुई भीड़ में गायब होने लगी। विक्रम ने अपनी गति बढ़ाई। वह डिवाइडर फांदकर दूसरी तरफ सड़क पर कूद गया, जिससे एक ऑटो वाले ने मुश्किल से अपनी गाड़ी रोकी। अरे, मरने का है क्या? ऑटो वाला चिल्लाया। लेकिन विक्रम की नजरें केवल उन उड़ते हुए रंगीन गुब्बारों पर टिकी थीं जो भीड़ के सिरों के ऊपर दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि अगर आज वह ओझल हो गई तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह बच्ची अब झुग्गी बस्ती के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी, जहां गंदगी के ढेर और खुले नाले थे। विक्रम भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। एसी की दुनिया से निकलकर इस उमस और दुर्गंध भरी दुनिया में कदम रखते ही उसे एक जोरदार झटका लगा। यहां का माहौल पूरी तरह अलग था। तंग गलियां, टीन की छतें और गरीबी की वह बदबू जो रूह तक को झकझोर देती थी। लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने अपने कोट का बटन खोला और उस अंधेरी संकरी गली में प्रवेश किया जहां उसकी उम्मीद की किरण अभी अभी गायब हुई थी। यह एक पिता की दौड़ थी जो किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल को खोना नहीं चाहता था। धारावी की संकरी और अंधेरी गलियों में कदम रखते ही विक्रम का सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ जो उसकी आलीशान दुनिया के बिल्कुल विपरीत थी। यहां हवा में ऑक्सीजन कम और खुले नालों की सड़ांध ज्यादा थी, जो किसी भी सभ्य इंसान का दम घोंटने के लिए काफी थी। उसके इटालियन लेदर के जूते, जो कभी रेड कारपेट की शान हुआ करते थे, अब कीचड़, गोबर और सड़े हुए कचरे में सने हुए थे। विक्रम को हर कदम पर उबकाई आ रही थी, लेकिन उसकी नजरें उस रंगीन गुब्बारों के गुच्छे पर टिकी थीं जो आगे आगे भाग रहा था। वह किसी पागल की तरह भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका महंगा सूट पसीने से लथपथ हो चुका था और बाल बिखर गए थे। यहां के निवासी उसे अचरज से देख रहे थे, जैसे कोई एलियन उनके ग्रह पर उतर आया हो। लेकिन विक्रम के लिए अभी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लक्ष्य बचा था। वह बच्ची गलियों के उस जाल में माहिर थी, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती थी। वह टीन की छतों, लटकते हुए बिजली के तारों और सूखते हुए कपड़ों के बीच से ऐसे निकल रही थी जैसे पानी बहता है। विक्रम को उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, थकान से नहीं, बल्कि इस डर से कि कहीं वह फिर से ओझल न हो जाए। उसने देखा कि बच्ची एक जगह रुकी, पीछे मुड़कर देखा और फिर एक जर्जर 2 मंजिला इमारत के अंदर घुस गई। उस इमारत की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और प्लास्टर झड़ रहा था। बाहर एक कुत्ता किसी मरे हुए चूहे को नोच रहा था। विक्रम दरवाजे पर एक पल के लिए ठिठका। उस नरक के द्वार को देखकर उसकी रूह कांप गई, जहां उसकी संभावित बेटी ने पनाह ली थी। अंदर का दृश्य बाहर से भी ज्यादा भयावह था। यह एक बड़ा सा हॉल था,
जिसमें खिड़कियों के नाम पर सिर्फ कुछ छेद थे। वहां की हवा में बीड़ी के धुएं और सीलन की बदबू रची बसी थी। फर्श पर फटे हुए बोरे और छटाइयां बिछी थीं, जिन पर 10-12 बच्चे बैठे थे। कुछ बच्चे पैसे गिन रहे थे, कुछ अपनी चोटों को सहला रहे थे और कुछ सूखी रोटियां चबा रहे थे। विक्रम के अंदर आते ही वहां सन्नाटा छा गया। सारे बच्चों की नजरें उस पर टिक गईं। उन आंखों में बचपन की मासूमियत नहीं, बल्कि एक जानवर जैसा डर और सतर्कता थी। विक्रम की नजरें पागलों की तरह उस गुब्बारे वाली लड़की को तलाशने लगीं, जो अब एक कोने में दुबक कर बैठ गई थी और अपनी सांसें रोके हुए थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी खाट पर भारी शरीर वाली एक औरत बैठी थी, जिसे वहां के बच्चे अम्माजी कहते थे। उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था और मुंह में पान भरा हुआ था, जिससे उसके होंठ खून जैसे लाल लग रहे थे। वह अपने सामने ढेर सारे सिक्कों और मुड़े तुड़े नोटों की गड्डियां गिन रही थी। विक्रम को देखते ही उसने अपनी पैसों की थैली छिपा ली और खड़ी हो गई। कौन है रे तू? और यहां बिना इजाजत के कैसे घुस आया? उसकी आवाज में एक ऐसी कर्कशता थी जो किसी को भी डरा दे। लेकिन विक्रम आज डरने वाला नहीं था। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी भी डर को जलाकर खाक कर सकती थी। उसने अम्माजी को अनदेखा किया और सीधे उस कोने की तरफ बढ़ा जहां वह बच्ची कांप रही थी। अम्माजी चिल्लाई और विक्रम का रास्ता रोकने के लिए सामने आ गई। ये मेरे बच्चे हैं, कोई लावारिस माल नहीं जो उठाकर ले जाएगा। पुलिस को बुलाऊं? क्या? विक्रम ने रुककर उस औरत को देखा। उसे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया उसका गला घोंट दे। पुलिस को तो मैं बुलाऊंगा, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। लेकिन उससे पहले मुझे तसल्ली करनी है। उसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और अम्माजी के पैरों में फेंक दी। पैसों को देखते ही अम्माजी की आंखों की चमक बदल गई और वह लालच में एक कदम पीछे हट गई। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से उस बच्ची के पास पहुंच गया। बच्ची, जिसे यहां सब चुंकी कहते थे, दीवार से सटकर खड़ी थी। उसने अपने घुटनों को छाती से लगा रखा था और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। बस उसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर कांपते हाथों से उसके कंधे को हुआ। मेरी तरफ देखो बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बच्ची ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। पास से देखने पर अब की दून एक्स ई दून एक्स ए दून एक्स। उसकी दशा और भी दयनीय लग रही थी। उसके गालों पर मैल की परतें थीं और गर्दन पर कुछ खरोंच के निशान थे। लेकिन उन आंखों ने विक्रम के दिल को फिर से चीर दिया। वही गहराई, वही रंग, वही मासूमियत। विक्रम की नजर अचानक बच्ची की दाहिनी कलाई पर गई, जो उसने अपनी फ्रॉक की आस्तीन में छिपा रखी थी। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसे याद आया कि 5 साल की उम्र में आराध्या बगीचे के झूले से गिर गई थी और उसकी कलाई पर टांके आए थे, जिससे वहां एक अर्धचंद्राकार क्रेसेंट निशान बन गया था। विक्रम ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ा। बच्ची ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। नहीं, छोड़ो मुझे अम्मा जी, वह चिल्लाई। लेकिन विक्रम ने उसकी कलाई को पलट दिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर वहां जमी मिट्टी को जोर से रगड़ा। बच्ची दर्द और डर से बिलख पड़ी, लेकिन विक्रम रुका नहीं। जैसे ही मिट्टी साफ हुई, विक्रम के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। वहां सांवली त्वचा और गंदगी के नीचे वह सफेद निशान साफ चमक रहा था। वही अर्धचंद्र, वही आकार। यह कुदरत का वह हस्ताक्षर था जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। विक्रम की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, जिसे उसने 4 सालों से रोक रखा था। दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक आज उस गंदे फर्श पर घुटनों के बल बैठा, एक भिखारी बच्ची का हाथ पकड़े बच्चों की तरह रो रहा था। सारे तर्क
सारी शंकाएं उस एक पल में धोकर बह गईं। यह कोई संयोग नहीं था। विक्रम ने सिसकते हुए उसका नाम पुकारा। बच्ची ने यह नाम सुनकर अजीब तरह से उसे देखा, जैसे किसी बहुत पुरानी धुंधली याद ने उसके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी हो। यह नाम उसने सालों से नहीं सुना था, लेकिन यह उसके अवचेतन मन में कहीं दफन था। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, परवाह किए बिना कि उसके कपड़े कितने गंदे हैं या उसमें से कैसी बदबू आ रही है। वह उसे इतनी जोर से भींच रहा था जैसे वह उसे अपने शरीर में वापस समा लेना चाहता हो। बच्ची, जो पहले संघर्ष कर रही थी, विक्रम के आलिंगन की हताशा और गर्मी महसूस करके अचानक शांत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अजनबी रो क्यों रहा है, लेकिन उसे इस स्पर्श में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो अम्माजी की मार से बिल्कुल अलग था। शायद सुरक्षा। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ विक्रम की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अम्माजी, जो पैसे बटोरने में लगी थी, अब यह नजारा देखकर सहम गई थी। वह समझ गई थी कि यह आदमी केवल ग्राहक या समाज सुधारक नहीं है। यह मामला कुछ और ही है, और शायद बहुत खतरनाक भी। विक्रम ने धीरे से आराध्या को अपने से अलग किया, अपना कोट उतारकर उसे पहनाया, मानो उसे दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता हो। फिर वह खड़ा हुआ, अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़े हुए, और मुड़कर अम्माजी की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि मौत का तांडव था। आज तक तुमने जो किया, उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा, विक्रम ने भारी आवाज में कहा। लेकिन अगर आज मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं इस पूरी बस्ती को खरीद कर जला दूंगा। सिंघानिया विला के विशाल लोहे के गेट जब खुले, तो विक्रम की रोल्स रॉयस ने पोर्च में प्रवेश किया। लेकिन इस बार कार के अंदर का माहौल जीत का नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी का था। घर के नौकर दीहन देकर, जो अपने साहब के लौटने का इंतजार कर रहे थे, कार का दरवाजा खुलते ही सन्न रह गए। विक्रम, जो हमेशा बेदाग सूट में नजर आते थे, आज धूल और पसीने में सने हुए थे, और उनकी गोद में एक मैली कुचैली बच्ची थी जो किसी डरे हुए जानवर की तरह उनकी छाती से चिपकी हुई थी। संगमरमर के ठंडे फर्श पर जब चुंकी आराध्या के नंगे पैर पड़े, तो वह सिहर उठी। उसके लिए यह आलीशान महल किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि एक डरावनी गुफा जैसा था। झूमर की तेज रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी, और वह बार बार अपनी आंखें मींच रही थी, मानो वह वापस अंधेरी गलियों के सुकून को तलाश रही हो। विक्रम ने घर की मुख्य हाउसकीपर मिसेज डिसूजा को इशारा किया कि बच्ची को नहलाने और साफ कपड़े पहनाने का इंतजाम करे। लेकिन जैसे ही मिसेज डिसूजा और 2 अन्य नौकरानियां उसके पास आईं, चुंकी जोर से चीख पड़ी और विक्रम के पीछे छिप गई। उसे लगा कि ये अजनबी औरतें उसे मारने या फिर से किसी काम पर लगाने के लिए पकड़ने आ रही हैं। विक्रम ने तुरंत भांप लिया कि 4 साल की क्रूरता ने उसके मन में अजनबियों के प्रति गहरा अविश्वास भर दिया है। उसने मिसेस डिसूजा को दूर रहने का इशारा किया और खुद घुटनों के बल बैठकर कोमलता से कहा, बेटा, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी। बस थोड़ा सा पानी, फिर अच्छा खाना, ठीक है? उसकी आवाज में इतना दर्द और अपनापन था कि चुंकी ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसकी मुट्ठी अब भी विक्रम के कुर्ते को कसकर पकड़े हुए थी। बाथरूम, जो किसी 5 स्टार होटल के स्पा से भी ज्यादा आलीशान था, चुंकी के लिए एक पहेली बना हुआ था। जब बाथटब में गर्म पानी भरा गया और उसमें खुशबूदार झाग बनने लगा, तो वह आश्चर्य और डर के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। उसने अपनी जिंदगी में पानी का मतलब सिर्फ पीने की प्यास बुझाना या बारिश में भीगना समझा था। इस तरह पानी में डूबना उसे डरा रहा था। विक्रम ने नौकरानियों को बाहर भेज दिया और खुद ही एक पिता की मर्यादा और ममता के साथ उसे नहलाने में मदद की। जैसे जैसे उसके शरीर से मैल की परतें उतर रही थी, वैसे वैसे विक्रम का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसकी पीठ और बाहों पर जलने के निशान और पुराने घाव
अब साफ दिखाई दे रहे थे। ये वो तमगे थे जो उसे उस नरक में जीने के लिए मिले थे। विक्रम की आंखों से आंसू टपक कर बाथटब के पानी में मिले थे। गए। उसने मन ही मन कसम खाई कि जिसने भी उसकी फूल सी बच्ची को यह दर्द दिया है, उसे वह छोड़ेगा नहीं। नहाने के बाद जब उसे आराध्या के पुराने रेशमी कपड़े पहनाए गए, तो वह असहज महसूस कर रही थी। वह बार बार कपड़ों को खींच रही थी, क्योंकि उसे फटे पुराने और ढीले कपड़े पहनने की आदत थी। विक्रम उसे डाइनिंग हॉल में ले गया, जहां मेज पर 56 भोग सजाए गए थे। नौकरों ने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा था, जिसकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। लेकिन चुंकी कुर्सी पर बैठने के बजाय डरकर मेज के नीचे घुस गई। उसके लिए ऊंची कुर्सी पर बैठकर खाना किसी राजा का काम था, और वह खुद को अभी भी सड़क की भिखारिन ही मान रही थी। विक्रम ने उसे बाहर आने के लिए मनाया, लेकिन उसकी आंखों में वही दहशत थी जो उसने ट्रैफिक सिग्नल पर देखी थी। वह मेज के नीचे से ही ब्रेड का एक टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में छिपाने लगी, इस डर से कि शायद कल खाना मिले या न मिले। यह दृश्य देखकर विक्रम का धैर्य और संयम टूट गया, लेकिन गुस्से में नहीं, बल्कि अपार करुणा में। उसे समझ आ गया कि पैसे से खरीदी गई ये सुख सुविधाएं उसकी बेटी के लिए फिलहाल बेमानी है, बल्कि उसे डरा रही हैं। उसने तुरंत सभी नौकरों को हॉल से बाहर जाने का आदेश दिया। जब वे अकेले रह गए, तो देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून विक्रमादित्य सिंघानिया अपना कोट उतारकर उस महंगे पर्सियन कालीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने खाने की थाली मेज से उतारकर जमीन पर रख ली। आराध्या, देखो, उसने सामान्य आवाज में कहा, आज हम पिकनिक मनाएंगे, यहीं जमीन पर। उसने चम्मच और कांटे एक तरफ फेंक दिए और अपने हाथों से दाल चावल मिलाकर खाने लगा। मेज के नीचे से 2 डरी हुई आंखें उसे देख रही थीं। जब चुंकी ने देखा कि वह बड़ा साहब भी उसी की तरह जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खा रहा है, तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। वह धीरे धीरे एक सहमे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह बाहर निकली और विक्रम से थोड़ी दूर बैठकर उसे देखने लगी। विक्रम ने एक निवाला अपनी ओर बढ़ाया नहीं, बल्कि अपनी थाली उसकी तरफ सरका दी और दूसरी तरफ देखने लगा, ताकि वह बिना किसी दबाव के खा सके। भूख ने आखिरकार डर पर जीत हासिल की। चुंकी ने जल्दी जल्दी, लगभग छपटते हुए खाना शुरू किया। वह खाते समय बार बार विक्रम की तरफ कनखियों से देख रही थी, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई उससे थाली छीन तो नहीं लेगा। विक्रम का दिल यह देखकर छलनी हो रहा था कि उसकी बेटी को खाने के लिए भी इतना संघर्ष महसूस हो रहा है। खाना खत्म होने के बाद विक्रम उसे उसके पुराने बेडरूम में ले गया, वही कमरा जो उसने 4 साल से सजाकर रखा था। नरम गद्दे, ऐसी की ठंडक और ढेर सारे खिलौने, सब कुछ वही था। लेकिन चुंकी उस मुलायम बिस्तर पर लेटने से कतरा रही थी। उसे सख्त जमीन और खुले आसमान की आदत पड़ चुकी थी। काफी कोशिश के बाद जब विक्रम ने उसे बिस्तर पर लेटाया और रजाई ओढ़ाई, तो वह अकड़ कर लेट गई। उसकी आंखें खुली थीं और वह छत को घूर रही थी। विक्रम ने उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में उसे सुलाने के लिए किया करता था। इस स्पर्श में कोई जादू था, या शायद खून के रिश्तों की कोई अनकही भाषा, जिसने धीरे धीरे उसकी पलकों को भारी कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और विला में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन विक्रम की आंखों में नींद नहीं थी। वह बस अपनी बेटी को सोते हुए देख रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं यह सब सपना तो नहीं। तभी अचानक चुंकी नींद में बड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं और वह हाथ पांव मारने लगी। शायद कोई बुरा सपना देख रही थी, शायद अम्माजी की मार या सड़क के कुत्ते। विक्रम ने उसका हाथ थामा और तभी नींद के गहरे आगोश में चुंकी के मुंह से एक शब्द निकला, बापा, पिता। यह शब्द बहुत धीमा था, बहुत अस्पष्ट था, लेकिन विक्रम के लिए यह ब्रह्मनाद से कम नहीं था। 4 साल बाद उस मासूम जुबान ने उसे फिर से पिता होने का दर्जा दिया था।
विक्रम वही फर्श पर बिस्तर के पास अपना सिर रखकर लेट गया। उसका हाथ अपनी बेटी के हाथ में था। आज रात करोड़पति विक्रम नहीं, बल्कि एक पिता सोया था, जिसे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई थी। कुछ महीने बीत चुके थे और मुंबई की हवा में एक बार फिर त्योहार की खुशबू घुल गई थी। दिवाली आ गई थी, लेकिन सिंघानिया विला का नजारा पिछले सालों से बिल्कुल अलग था। जहां पहले इस घर में विदेशी फूलों की सजावट और इलेक्ट्रॉनिक रोशनी की चकाचौंध होती थी, वहीं आज पूरा विला मिट्टी के दियों की सौम्य और पवित्र रोशनी से जगमगा रहा था। विक्रम ने इस बार शहर के रईसों, राजनेताओं और फिल्मी सितारों के लिए कोई ग्रैंड पार्टी आयोजित नहीं की थी। उनके बिजनेस पार्टनर हैरान थे, कयास लगा रहे थे कि शायद सिंघानिया ग्रुप दिवालिया हो गया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि विक्रम ने अपनी दौलत का असली मतलब अब समझा था। आज रात का जश्न दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रूह के सुकून के लिए था। एक ऐसा जश्न जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं, बल्कि दिलों में छपने वाला था। आराध्या, जिसे अब घर में सब परी कहकर बुलाते थे, अब काफी बदल चुकी थी। उसके गालों पर बचपन की लाली लौट आई थी और आंखों से वह जंगली डर काफी हद तक मिट चुका था। फिर भी उसकी आदतें पूरी तरह नहीं गई थी। वह अब भी मखमल के बिस्तर के बजाय जमीन पर सोना ज्यादा पसंद करती थी और खाने की थाली में थोड़ा सा खाना हमेशा बाद के लिए छोड़ देती थी। विक्रम ने उसे बदलने की जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसने खुद को अपनी बेटी के अनुसार ढाल लिया था। आज उसने अपनी बेटी को एक सुंदर लहंगा पहनाया था, लेकिन वह भारी नहीं था, सूती कपड़े का बना था ताकि उसे चुभे नहीं। विक्रम जानता था कि उसकी बेटी को हीरों के हार से ज्यादा खुले आसमान और हवा की कीमत पता है। इसलिए उसने आज बगीचे में एक मेला लगवाया था। शाम गहराते ही विला के विशाल लोहे के गेट खुले, लेकिन अंदर आने वाली गाड़ियां मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं थीं। विक्रम ने अपनी कारों का काफिला भेजकर उन बच्चों को बुलवाया था जो कभी आराध्या के साथ रेड लाइट पर भीख मांगते या गुब्बारे बेचते थे। जब धूल और मिट्टी से सने फटे पुराने कपड़ों वाले बच्चों का झुंड उस संगमरमर के महल में दाखिल हुआ, तो घर के पुराने नौकरों ने नाक भौं सिकोड़ी। लेकिन विक्रम बाहें फैलाकर गेट पर खड़ा था। उसने झुककर हर बच्चे का स्वागत किया, जैसे वे किसी शाही घराने के राजकुमार हों। यह दृश्य मुंबई के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था, जहां एक अरबपति अपनी करोड़ों की संपत्ति को उन बच्चों के कदमों में बिछा रहा था जिन्हें समाज कचरा समझता था। विक्रम की आंखों में आज वह चमक थी जो किसी भी सौदे को जीतने पर नहीं आई थी। आराध्या, जो अब तक थोड़ी सहमी हुई अपनी आया के पीछे छिपी थी, अपने पुराने दोस्तों को देखकर खिल उठी। उसकी आंखों में वह चमक आ गई जो पिछले कई महीनों में विक्रम ने नहीं देखी थी। वह दौड़कर उनके पास गई, बिना किसी हिचकिचाहट के। जिस कालू और छोटू के साथ उसने सड़क पर रोटियां बांटी थीं, आज उन्हें अपने घर में देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अमीर घरों के बच्चों की तरह उनमें कोई औपचारिकता नहीं थी। वे गले मिले, हंसे और एक दूसरे को धक्का देने लगे। विक्रम दूर खड़ा यह मिलन देख रहा था और उसका गला भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी की असली खुशी इन महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि उस आत्मीयता में है जो उसने गरीबी में भी कमा ली थी। उसने आज उन दीवारों को गिरा दिया था जो अमीरी और गरीबी के बीच खड़ी थीं। बगीचे में खाने के स्टॉल लगे थे, लेकिन वहां पास्ता या सुशी नहीं थी। वहां पाव भाजी, वड़ा पाव और जलेबी के ठेले सजे थे। वही स्वाद जिसे ये बच्चे तरसते थे, लेकिन कभी पेट भरकर नहीं खा पाते थे। विक्रम ने खुद अपने हाथों से बच्चों को खाना परोसा। एक बड़े बिजनेसमैन को वेटर की तरह काम करते देख वहां मौजूद कुछ गिने चुने करीबी दोस्त और स्टाफ भी पिघल गए। वे भी आगे आए और इस सेवा में शामिल हो गए। कर्म का चक्र आज पूरा हो रहा था। जिस हाथ ने कभी अपनी बेटी का हाथ छोड़ दिया था, आज वही हाथ सैकड़ों अनाथ बच्चों को खाना खिला रहा था। माहौल में बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें गूंज रही थीं।
जो किसी भी भजन या मंत्र से ज्यादा पवित्र लग रही थी। आज भगवान मंदिर में नहीं, बल्कि सिंघानिया विला के बगीचे में मौजूद थे। रात के समय जब आतिशबाजी शुरू होने वाली थी, विक्रम ने सबको रोका। वह एक बड़ा सा बॉक्स लेकर बीच में आया। उसमें सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे थे, वही गुब्बारे जो आराध्या और ये बच्चे धूप में नंगे पैर बेचते थे ताकि शाम की रोटी मिल सके। बच्चों ने गुब्बारों को देखा और आदत के अनुसार सहम गए। शायद उन्हें लगा कि उन्हें फिर से बेचने जाना है, लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक गुब्बारा आराध्या को दिया और बाकी गुब्बारे दूसरे बच्चों में बांट दिए। आज ये गुब्बारे बेचने के लिए नहीं है, विक्रम ने भारी आवाज में कहा। आज ये तुम्हारी आजादी के लिए है। आज हम इन्हें आसमान में छोड़ेंगे, अपनी सारी बुरी यादों और डर के साथ। बच्चों को पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा तो उन्हें एक अजीब सा विश्वास महसूस हुआ। सबने मिलकर एक घेरा बनाया। बीच में विक्रम और आराध्या खड़े थे। आराध्या ने एक लाल रंग का बड़ा गुब्बारा कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर अपनी बेटी के कान में कहा, आज तुम जो भी मांगोगी वह सीधे भगवान तक जाएगा। इसे छोड़ दो बेटा, अपने डर को जाने दो। आराध्या ने ऊपर देखा, जहां अमावस की काली रात दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। उसने अपनी नन्ही मुट्ठी खोली। लाल गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके पीछे पीछे सैकड़ों और गुब्बारे हवा में तैरने लगे। वे सब ऊपर जा रहे थे, महल की ऊंची दीवारों को लांघते हुए, पेड़ों की डालियों को छूते हुए, सीधे मुक्त आकाश की ओर। यह नजारा इतना अद्भुत था कि समय जैसे थम गया हो। विक्रम और आराध्या दोनों सिर उठाए उन गुब्बारों को तब तक देखते रहे जब तक वे तारों के बीच ओझल नहीं हो गए। विक्रम ने महसूस किया कि उसके सीने पर रखा हुआ बरसों पुराना बोझ भी उन गुब्बारों के साथ उड़ गया है। आराध्या ने अचानक विक्रम का हाथ पकड़ा और पहली बार पूरी स्पष्टता और अधिकार के साथ कहा, थैंक यू पापा। उस पापा शब्द में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और जोर से चूमा। उसने उसे खोया था, तड़पा था, लेकिन अंत में उसे पा लिया था, न केवल एक बेटी के रूप में, बल्कि एक गुरु के रूप में जिसने उसे इंसान बनना सिखाया। आतिशबाजी के धमाकों के बीच जब रंगीन रोशनियां आसमान को रंग रही थीं, विक्रम ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन का असली खाता वही बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि कर्मों में लिखा जाता है। उसकी बेटी, जो कभी 5 रुपये के गुब्बारे के लिए दर दर भटकती थी, आज उसी ने उसे अनमोल जीवन का पाठ पढ़ाया था। सिंघानिया विला के गेट के बाहर मुंबई अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उस चारदीवारी के भीतर एक पिता और पुत्री ने अपनी नई दुनिया बसा ली थी, जहां प्यार की कोई कीमत नहीं थी और खुशियां बिकाऊ नहीं थीं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी, जहां उम्मीद के गुब्बारे हमेशा ऊंचे उड़ने वाले थे।